नाटक आगे के छोड़ने वाले नहीं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, मैं अदिति त्यागी हूँ। टाइम मशीन में आपका स्वागत है। भविष्य को सुधारने और वर्तमान को मजबूत करने के लिए हम अपने अतीत में जाते हैं और वहां के किस्सों, कहानियों, तथ्यों और जानकारियों से सीख लेकर आते हैं। आज टाइम मशीन में हम आपको लेकर चलेंगे साल 1986 में और दिखाएंगे आपको कैसे बोफोर्स घोटाले ने हिला दी थी राजीव गांधी की राजनीतिक नींव। जानेंगे किस वजह से 2 पैसे के लिए किसान नेता बालूराम हो गए थे शहीद। बात करेंगे आखिर पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने कैसे तोड़ा था करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। अमिताभ बच्चन को गांधी परिवार के किस सदस्य ने कहा था सांप, और आखिर क्यों भारत ने किया था 13वें कॉमनवेल्थ गेम्स का बहिष्कार। तो चलिए बिना वक्त गवाए टाइम मशीन में देखिए 1986 की 10 बड़ी कहानियां मेरे साथ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए 1986 का साल बेहद खास साबित हुआ। 37 साल के लंबे इंतजार के बाद 1986 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खोला गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को मनाया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दरवाजे खुलवाए। इसके बाद हिंदुओं को रामलला के दर्शन और पूजा करने का मौका मिला। अयोध्या के विवादित ढांचे को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय लंबे वक्त से अपने अपने दावे कर रहे थे, लेकिन इस चिंगारी को हवा 1986 में फैजाबाद के जिला और सत्र न्यायाधीश के एक आदेश ने दी। 1 फरवरी 1986 को दिए गए इसी आदेश से श्री राम जन्मभूमि पर 37 साल से लगे ताले को खोलने का रास्ता साफ हुआ। आदेश में इजाजत दी गई कि लोग श्री राम जन्मभूमि जाकर दर्शन और पूजा कर सकते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में ये भी स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार अपील दायर करने वाले और हिंदुओं पर श्री राम जन्मभूमि में पूजा या दर्शन करने पर कोई बाधा और प्रतिबंध न लगाए। आदेश के करीब 40 मिनट बाद फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे और उन्होंने 37 साल से बंद ताले को खोल दिया। उन्नीस 1986 में भारत सरकार और हथियार बनाने वाली स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स के बीच डील हुई, लेकिन बोफोर्स तोपों की गरज के बजाय इससे जुड़े विवादों की गूंज ज्यादा सुनाई दी। भारत सरकार और एबी बोफोर्स कंपनी के बीच 1437 करोड़ रुपए की डील हुई। ये डील भारतीय सेना और 155 mm की 400 हॉविट्जर तोप की सप्लाई के लिए की गई। ये डील अपने साथ विवाद भी लेकर आई। दरअसल 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि एबी बोफोर्स कंपनी ने भारत के टॉप राजनेताओं और रक्षा कर्मियों को घूस दी। स्वीडिश रेडियो के इस दावे ने तो भारतीय राजनीति की दुनिया में भूचाल ला दिया। सवाल तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनकी सरकार और उनके करीबियों पर उठने लगे। एक के बाद एक आरोप राजीव गांधी पर लगाए गए। इसका असर 1979 के लोकसभा चुनाव पर साफ तौर पर देखने को मिला। राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और इसकी बड़ी वजह बोफोर्स डील को माना गया। क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमों की टक्कर का मतलब है आखिरी गेंद तक रोमांच। ये बात 1986 में शारजाह के मैदान पर सच साबित भी हुई। मैच की आखिरी गेंद पर जावेद मियांदाद के बल्ले से निकले सिक्सर ने न सिर्फ करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ा, बल्कि नया इतिहास रच दिया। 18 अप्रैल 1986 का दिन ऑस्ट्रेलिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थीं। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 245 रन बनाए। जीत के लिए 246 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 49 ओवर और 5 गेंदों पर 9 विकेट खोकर 242 रन बना चुकी थी।
यानी मैच की आखिरी गेंद पर जीत के लिए पाकिस्तान को 4 रन और बनाने थे। क्रीज पर धुरंधर बल्लेबाज जावेद मियांदाद मौजूद थे। The last ball coming up, 4 runs required. आखिरी गेंद पर स्ट्राइक भी उन्हीं के पास थी और फिर मियांदाद ने चेतन शर्मा की फुल टॉस गेंद पर सिक्सर लगाकर पाकिस्तान को जीत दिला दी। मियांदाद के इस सिक्सर ने न सिर्फ करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ा, बल्कि इसकी गूंज सालों साल सुनी जाती रही। दो अक्टूबर 1986 के दिन राजघाट पर एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ राजीव गांधी की सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिए, बल्कि वीआईपी एरिया में ऐसी घटना को अंजाम कैसे दिया, इस पर भी बातें उठने लगी। दरअसल 2 अक्टूबर 1986 के दिन देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी राजघाट में गांधी जी के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे थे, जिसके चंद मिनटों बाद ही 2 बार गोली चलने की आवाज आई, जिसे वहां मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने शुरुआत में टायर फटने की आवाज बताया, क्योंकि जहां से ये आवाज आई थी उस जगह को सुरक्षा के मामले की दृष्टि से ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि वहां से कोई खतरा नहीं है। लेकिन चंद ही मिनटों में पता चला कि वहां पर टायर नहीं फटा, किसी ने फायर किया है और इस फायर में एक गोली राजीव गांधी से कुछ ही दूरी पर रखे एक फूलदान पर लगी और दूसरी जमीन पर। सारी सुरक्षा एजेंसियां, एसपीजी, एनएसजी, दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग तुरंत हरकत में आए। राजीव गांधी को बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिठाया गया और महात्मा गांधी के समाधि स्थल से 25 से 30 फीट की दूरी पर एक कैनोपी पर बैठे युवक को देखते ही सुरक्षा अधिकारियों ने उस पर बंदूक ताक दी। इतने में वो नौजवान कैनोपी से चिल्लाया, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे गोली मत मारो। सरेंडर करने वाले इस 23 साल के युवक का नाम करमजीत सिंह था। करमजीत ने बताया, 2 साल पहले इंदिरा गांधी की हत्या के समय मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। यमुना पार के इलाके में मेरे सिख दोस्त की हमलावरों ने हत्या कर दी थी। मेरी खुद की जान बड़ी मुश्किल से बची थी। इसी के बाद से मैं गांधी परिवार से नफरत करने लगा था। राजीव गांधी से जब उन पर हुए इस आत्मघाती हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे हल्के में लिया और कहा, जब मैं आया तब भी मेरा ऐसे ही स्वागत हुआ था। मुझे लगता है कि अब शायद विदाई दी जा रही है। फायरिंग करने वाले शख्स के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने जांच करनी शुरू की, जिसके 8 साल बाद 1994 में करमजीत सिंह को राजघाट फायरिंग मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई, लेकिन वर्ष 2000 में उसे अच्छे आचरण के कारण रिहा कर दिया गया। दो पैसे की कीमत आज के जमाने में भले ही कुछ भी नहीं, लेकिन 1986 में सिर्फ 2 पैसे की वजह से चली गई थी किसान नेता बालूराम की जान। जी हाँ, 1986 में राजस्थान के झुंझुनू में बिजली दरों की कीमत में हुई 2 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के खिलाफ बालूराम ने किया था आंदोलन। इस आंदोलन के जरिए किसान बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तीखा प्रदर्शन कर रहे थे, जिस वजह से किसानों को जेल में बंद करने के लिए तत्कालीन राजस्थान सरकार ने स्कूलों को जेल में तब्दील कर दिया था। आंदोलन अपने चरम पर था और उस वक्त बालूराम अपने समर्थकों के साथ झुंझुनू कलेक्ट्रेट के ऑफिस पहुंच गए और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। प्रदर्शन को बढ़ता देख वहां मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें एक गोली किसान नेता बालूराम को लगी और वो वहीं गिर गए और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने बिजली दरों को वापस ले लिया और इस आंदोलन में किसान नेता बालूराम को शहीद घोषित किया गया। चौदह जनवरी 1986 के दिन भारत को अपना पहला फील्ड मार्शल मिला, जिसका नाम था के.एम. करियप्पा। ये वो नाम था जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों के पीएम तक सोच समझकर बात करते थे। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बेटे के.सी. करियप्पा ने अपने पिता की जीवनी पर किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपने पिता और जवाहरलाल नेहरू के संबंध पर बात करते हुए लिखा,
मेरे पिता को न केवल सेना में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बहुत लोकप्रिय माना जाता था। शायद नेहरू को एक शक था कि वो तख्ता पलट कर सकते हैं। हालांकि जनरल करियप्पा के नेहरू और इंदिरा के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर भी नेहरू के मन में एक डर था, जिस वजह से उन्होंने 1953 में के.एम. करियप्पा को ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर बनाकर भेज दिया था। फील्ड मार्शल करियप्पा बंटवारे से पहले पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख और राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के भी सीनियर अधिकारी रह चुके थे। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उनके बेटे फ्लाइट लेफ्टिनेंट के.सी. नंदा करियप्पा को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदी बना लिया था। क्योंकि के.सी. नंदा पाकिस्तानी सीमा में विमान लेकर घुस गए थे, उस वक्त पाक सैनिकों ने उनके विमान को मार गिराया था, लेकिन नंदा ने विमान से कूदकर अपनी जान बचा ली थी। हालांकि इस दौरान वो पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गए थे। ये बात जब तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान को मिली तो उन्होंने के.एम. करियप्पा को फोन किया और कहा कि हम आपके बेटे को रिहा कर रहे हैं। इस पर के.एम. करियप्पा ने कहा कि वो केवल मेरा बेटा नहीं, भारत माँ का लाल है, उसे रिहा करना तो दूर, कोई सुविधा भी मत देना। के.एम. करियप्पा की ये बात सुनकर अयूब खान उनके मुरीद हो गए। आजादी से पहले कोडन डेरा मडप्पा करियप्पा ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। बहादुरी और कुशल नेतृत्व की वजह से 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना का प्रमुख चुना गया। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया और देश को दी गई उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने सन 1986 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद प्रदान किया। सेवानिवृत्ति के बाद के.एम. करियप्पा कर्नाटक के कोडागु जिले के मदिकेरी में बस गए। प्रकृति प्रेमी होने के बाद उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन वहीं बिताए। 70 और 80 के दशक में अपने गानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बप्पी लहरी ने 1986 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। प्यार दे रे बप्पी दा को प्यार दे। 80 के दशक में बप्पी दा ऐसे सिंगर थे जिनके गानों से यूथ रिलेट करता था और इसलिए उन्होंने लगभग 15 से ज्यादा एल्बम बनाए। और एक वक्त ऐसा आया जब बप्पी लहरी ने 1986 में 33 फिल्मों के लिए 180 गाने गाए, जिसमें से कई गाने तो सुपर डुपर हिट हुए। बप्पी दा के इसी करतब की वजह से उनका नाम इस साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। कलियों का चमन जब खिलता है जैसे गानों ने बप्पी दा के करियर को आसमां की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। गांधी और बच्चन परिवार के दोस्ती के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जब अमिताभ और राजीव गांधी के रिश्ते में ऐसी दरार पड़ी कि राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को सांप तक कह दिया था। दरअसल अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के कहने पर सत्ता में आए थे और उन्होंने इलाहाबाद का चुनाव जीता था, लेकिन उसके कुछ समय बाद जब राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन का नाम बोफोर्स घोटाले में आया तो अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। इस घोटाले की वजह से राजीव की सरकार भी चली गई थी। संतोष भारतीय ने अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखा है कि दोनों के रिश्तों में दरार आनी तब शुरू हुई जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी विपक्ष के नेता। उस वक्त अमिताभ बच्चन राजीव गांधी से मिलने आए थे। दोनों के बीच बहुत ही फॉर्मल बातें हुई और जब अमिताभ वहां से चले गए तो राजीव गांधी ने कहा ही इज अ स्नेक, मतलब वो एक सांप है। राजीव और अमिताभ की इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला भी वहां मौजूद थे। आजाद भारत के 39 सालों में देश ने काफी तरक्की कर ली थी। कंप्यूटर के युग में पहुंच चुके भारत में भारतीय रेलवे ने 20 फरवरी 1986 को कंप्यूटर से रेलवे टिकट आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की। इससे पहले मैनुअल आरक्षण हुआ करता था जो लगभग 150 सालों तक चलता रहा। इसके लिए लोगों को पहले एक फॉर्म भरना होता है। आगे की प्रक्रिया भी आसान नहीं थी। काउंटर पर टिकट बुकिंग क्लर्क हुआ करते थे जो रजिस्टर देखकर ट्रेन में सीट की उपलब्धता बताते थे।
यानी फॉर्म भरने और लंबी कतार पार करने के बाद ये भी हो सकता था कि टिकट आसपास के दिनों में उपलब्ध ही ना हो। तब नए सिरे से सारी कवायद होती। यहाँ ये जानना भी मजेदार है कि अलग अलग स्थानों की यात्रा के लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन किए जाते और इसके लिए अलग अलग खिड़कियां होती थीं। ये समस्या देखते हुए भारत सरकार ने कंप्यूटर प्रणाली के इस्तेमाल की ठानी और 20 फरवरी 1986 से कंप्यूटर टिकट आरक्षण शुरू किया गया। आज टाइम मशीन में आपने सफर किया 1986 का। कल आपको रूबरू कराएंगे 1987 के भारत से और जानेंगे आखिर क्यों दाऊद इब्राहिम से ड्रेसिंग रूम में भिड़ गए थे कपिल देव। ऑपरेशन मेघदूत के जरिए कैसे भारत ने किया था सियाचिन पर कब्जा और श्रीलंका में राजीव गांधी पर नेवी ऑफिसर ने क्यों किया था हमला। साथ ही आपको बताएंगे क्या था दिल्ली का 30 हजारी कांड जिसकी वजह से जलाए गए थे IPS ऑफिसर किरण बेदी के पुतले। तो कल फिर होगी मुलाकात टाइम मशीन में। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आतंकवाद की घोषणा की। कदम ब कदम मिला आगे देश का नॉमिनल होने वाले